सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं AI-2379 फ्लाइट की, जिसमें टर्बुलेंस हुआ है अभी, तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि खबरें सामने आई हैं कि जो पायलट था वो नशे में था, लाइक उसने मैरिजुआना ले रखा था, तो उसके टेस्ट भी हुई हैं, आई गेस वो फेल हो गई हैं। तो क्या ऐसा होता है कि पायलट नशे में हो और उसका मेडिकल टेस्ट ना हो फ्लाइट में चढ़ने से पहले? हाँ, देखो होता क्या है, मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ। फ्लाइट के पहले सभी पायलट का एक मेडिकल टेस्ट होता है। उसमें ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, BA टेस्ट होता है। हम सब जो कार चला चुके हैं हमें मालूम है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, सेम चीज़। तो उसमें आप ठोकते हैं, अगर आपने अल्कोहल का सेवन किया है उसमें रीडिंग आती है, और अगर रीडिंग है तो फिर आपको फ्लाई नहीं करने दिया जाता तुरंत, क्योंकि फ्लाइट अभी आधे घंटे या 1 घंटे के बाद जाएगी, तुरंत और किसी पायलट को डिटेल किया जाता है। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं ड्रग्स, फाइनली कोई भी ड्रग, देखो ड्रग्स हम समझते हैं सारी ड्रग्स बुरी हैं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार अफीम, कोकेन, LSD, मारिजुआना हो सकता है उसको कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, कोई मेडिसिन भी ले सकता है, नींद नहीं आ रही तो उसने नॉर्मल मेडिसिन ली हुई है। अच्छा, एविएशन रेगुलेशंस बहुत क्लियर है कि 12 घंटे 6 घंटे पहले आप नॉर्मल मेडिसिन भी नहीं ले सकते हो। आपको जो एयरलाइन का डॉक्टर है उसको बताकर जो वो दवाई देगा, कफ के लिए आपने कफ सिरप लिया, वो भी आप सिर्फ एयरलाइन के डॉक्टर को बताकर उसके प्रेस्क्रिप्शन पर ले सकते हैं। और वो जैसे ही वो ऑथराइज करेगा आपको कफ सिरप पीने के लिए भी, पायलट की बात कर रहा हूं, लिख देगा नो फ्लाइट फॉर नेक्स्ट 8 आवर्स। वो कंप्यूटर में डाल देते हैं, आजकल तो कंप्यूटर में ही चला जाता है कि मिस्टर पायलट एक्स ही हैज टेकन कफ सिरप सो नो फ्लाइट। चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर जो होता है, जो डिटेल करता है, वहां तक मेल चली जाती है ऑटोमेटिकली कि अब इस पायलट को अगले 8 घंटे के लिए कोई जिम्मेवारी ना दी जाए। अब देखो हम मारिजुआना की बात कर रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट टेस्ट आया मारिजुआना, अभी तो सेकंड और कंफर्म टेस्ट आ चुका है मारिजुआना। देखो ये प्री फ्लाइट टेस्ट के समय नहीं पकड़ में आते हैं, क्योंकि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ है ना, वो अल्कोहल के लिए होता है, सिर्फ अल्कोहल के लिए होता है। आपको अगर ड्रग्स जैसे इसमें कोकीन, मारिजुआना, गांजा जो भी है, उसके लिए यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। अब फ्लाइट के पहले ये नहीं किए जाते, उसका एक कारण है कि यूरिन आपने लिया, ब्लड लिया, ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट में तो कोई लेबोरेटरी होती नहीं है, उसको भेजना पड़ता है अपने लेबोरेटरी में। हम बोलते हैं एक्रीडेटेड लेबोरेटरी, यानी एयरलाइन के रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड, बहुत ही नामी ग्रामी पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं, 7 स्टार, पता नहीं 9 स्टार, वहां पर टेस्टिंग होती है। तो वो है 15 किलोमीटर दूर। वहां टेस्टिंग में भी तो ऐसा नहीं कि ऐसे टेस्ट ऑन द स्पॉट 15 मिनट में रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आने में 6 घंटे 12 घंटे लग जाते हैं। मैं यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के टेस्ट प्री फ्लाइट फ्लाइंग के पहले कभी नहीं किए जाते, समय नहीं ना, 6 घंटे कौन इंतजार करेगा। तो लैंडिंग के बाद इस तरह की टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मैं बताता हूं, हजारों पायलट टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, आप हजारों पायलट को हर फ्लाइट के बाद अगर बोलोगे यूरिन दे दो, ब्लड दे दो, पॉसिबल नहीं है। तो करते क्या है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, एक फ्लाइट में कुछ छोटा इंसिडेंट या छोटा एक्सीडेंट हो गया जैसे अभी हुआ है, गड़बड़ के बाद सभी को बोलते हैं हाँ भाई लाइन बंद, अपना यूरिन टेस्ट दो, लाइन बंद, अपना ब्लड दो। तो पोस्ट फ्लाइट होता है, फ्लाइट के बाद ये टेस्ट हो रहा है। फ्लाइट के पहले ऐसे टेस्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिव और पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से पॉसिबल नहीं है। तो सर अभी जो पायलट हैं उनका टेस्ट नेगेटिव आया है, कंफर्म हो गया है कि उन्होंने मारिजुआना नहीं लिया था। तो सर ऐसे जैसे फ्लाइंग के दौरान अभी मतलब जैसे कोई फ्लाइट है उसमें पायलट है, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उस केस में क्या करते हैं? उस केस में तो फिर कंपलसरी हो जाता होगा मेडिसिन लेना। हाँ देखो, अगर फ्लाइट के पहले तबीयत खराब हो रही है तो रूल्स आर वेरी क्लियर। एयरलाइन का रूल हो, DGCA का रूल हो या आईका हो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल हो,
फ्लाइट के पहले अगर किसी को भी थोड़ी भी दिक्कत होती है, तुरंत वो रिपोर्ट करता है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और ये अच्छा चरित्र माना जाता है। हमारे यहाँ पर एविएशन कम्युनिटी में अगर कोई पायलट डिक्लेयर करे फ्लाइट के पहले कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो ये प्रोफेशनलिज्म का सिंबल माना जाता है। तो उसको रेस्ट दे देते हैं, वो डॉक्टर के पास चला जाता है और किसी पायलट को डिटेल कर देते हैं। लेकिन समझो अगर फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और हवा में है, तो पायलट है, को पायलट है। और कई बार क्या होता है कि जो ऑफ ड्यूटी पायलट है वो भी ट्रैवल करते हैं। ऑफ ड्यूटी पायलट का मतलब है कि पायलट दिल्ली से कलकत्ता गया था, कलकत्ते से वापस लौट रहा है अपने घर की तरफ, वो ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन वो जहाज में पीछे बैठा हुआ है, जंप सीट में बैठा है या नॉर्मल पैसेंजर सीट में बैठा है। तो अगर पायलट अनवेल फील कर रहा है, तो जो जंप सीट पे पायलट है या जो ऑफ ड्यूटी पायलट जो है, जो अपने घर वापस जा रहा है, उसको क्रू को पता होता है। ओके। और लॉज परमिट दैट ही कैन बी कॉल्ड कि आप कैबिन में आ जाइए क्योंकि ऐसी हो गई है। तो बहुत सेफ ऑपरेशंस होते हैं। पायलट फ्लाइंग के दौरान अनवेल होना बहुत रेयर है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भी सोल्यूशन है। वहाँ पर ऑटो पायलट है, वहाँ पे दूसरा वाला पायलट है ना, दूसरा पायलट है, और या पीछे जंप सीट में या पैसेंजर उसमें जो ऑफ ड्यूटी पायलट है जो अपने घर वापस जा रहा है। या हम बोलते हैं पोजीशनिंग। जैसे मेरा घर दिल्ली में है, लेकिन मेरे को कल सुबह जयपुर से फ्लाइट लेनी है, तो क्या करेंगे, दिल्ली से मैं जयपुर जा रहा हूं बतौर पैसेंजर, क्योंकि जयपुर लैंड करके कल सुबह बतौर पायलट मुझे जहाज लेके बॉम्बे जाना है। हम इसको बोलते हैं पोजीशनिंग, कि पायलट को उसके घर से उसके टेक ऑफ डेस्टिनेशन वाले शहर में ले जा रहे हैं, वो भी पीछे बैठा हुआ है, क्रू को पता होता है, वो बुला लेते हैं उसको। तो 100% सेफ है सब कुछ, किसी को भी डरने की कोई बात नहीं है। सर, आपने कहा डरने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं खास करके एयर इंडिया में, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका विश्वास एयर इंडिया से अब हट रहा है। सबसे बड़ा इंसिडेंट तो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था, उसके बाद अभी ये फुकेट दिल्ली, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए होता क्या है, जो भी दुनिया भर में एयरलाइंस हैं वो अपनी ब्रांडिंग को लेके, अपनी इमेज को लेके बहुत सतर्क रहती हैं। तो इंडिया में जितने भी एयरलाइंस हैं, अभी हम एयर इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल्स डिप्लॉय होते हैं जो कि कोशिश करते हैं, देखो जहाँ पे भी एचआर का फैक्टर हो जाता है, वो कोशिश करते हैं कि ह्यूमन एरर्स ना हो, चाहे ह्यूमन एरर ऑपरेशंस में हो पायलट की, या ह्यूमन एरर जो है क्रू की हो, या ह्यूमन एरर इंजीनियरिंग साइड से हो, वो बहुत कोशिश करते हैं कि ना हो। अब होता क्या है, देखो भगवान ने मनुष्य नाम की जो यह मशीन बनाई है, यह लाखों में एक बार, या एयरफोर्स में तो हम कहते हैं हर 10,000 घंटे में, 10,000 बार में एक बार गड़बड़ा जाती है। एयर इंडिया की इमेज को थोड़ा धक्का लग रहा है। एयर इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो करेक्टिव एक्शन लेगी, डीजीसीए उसको मॉनिटर कर रहा है, हमारे एविएशन मिनिस्टर जो हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और देखो स्टेक होल्डर्स सब होते हैं, जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी एसोसिएशन है, वो भी जानना चाहते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या गलत हुआ, क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे हैं, भविष्य की क्या योजना है। ये पूरा सीक्वेंस होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एयर इंडिया भी इन करेक्टिव एक्शंस को लेगी। कोई भी एयरलाइन दुनिया में नहीं चाहती है कि उसके इमेज को धक्का लगे, तो एयर इंडिया पूरी कोशिश करेगी कि इसके बाद बेहतरीन पायलट्स फ्लाई करें, ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ ना हो। इसके लिए डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लिए जाते हैं। अगर पता लगता है किसी ने कोई ड्रग्स लिए हैं, पहले तो उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, फिर एक इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी में कुछ दबाया नहीं जाता, छुपाया नहीं जाता, और फिर उसके बाद पायलट को डी रोस्टर भी कर सकते हैं। एक्सट्रीम गंभीर केस में उस पायलट को एयरलाइन कहती है कि ठीक है,
थैंक यू वेरी मच, आप अपनी तनख्वाह लीजिए, कल से या इस महीने के 1 तारीख से और ड्यूटी पर ना आइए। ऐसा होता है। एक्सट्रीम केस में डीजीसीए भी पायलट को कह सकती है कि इस पायलट ने जो गलती की है इतनी गंभीर है कि उसका पायलट का लाइसेंस परमानेंटली हम 1 साल के लिए सस्पेंड करते हैं। काफ़ी डीजीसीए की पावर है, बहुत सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो भी पायलट वॉयलेट करे, खासतौर से ड्रग एब्यूज़ लेने की। पायलट के लिए 1 साल की पेनल्टी बहुत भारी है। देखो, उसकी रेपुटेशन बिगड़ जाती है, याद रखो। डीजीसीए बोल देगा ये पायलट एक्स अगले 1 साल तक नहीं फ्लाई करेगा, उसके तो सीवी में आ गया ना, पूरे एयरलाइंस को पता लग गया, ना सिर्फ भारत में, विदेश में भी। 1 साल के बाद जब उसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा ली जाएगी, पहले तो वो पायलट की लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल फ्लाई नहीं किया, उसकी करेंसी, फ्लाइंग करेंसी छूट गई है, उसको रिवैलिडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपना सीवी जहां भी भेजेगा, सबसे पहले वो सिस्टम है यार, ये फलानी जगह से आया है, ऑस्ट्रेलियन पायलट है, फलानी एयरलाइन में था, इसका तो प्रीवियस प्रोफेशनल और कैरेक्टर रिपोर्ट थोड़ा गड़बड़ है, उसका फ्लाइंग करियर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। चाहे वो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसा हर साल 1-2 बार हो जाता है। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जो जेनजी बच्चे हैं जो +2 में हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है पायलट बनना, तो वो कैसे कर सकते हैं? कुछ बहुत ही इकोनॉमिकल वीक फैमिली से आते हैं, तो वो ऐसा क्या करे कि उनका सपना पूरा हो? कौन सी पढ़ाई करे, आगे क्या एडमिशंस लें? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मेरा ना फेवरेट क्वेश्चन है। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी उम्र 16 साल 17 साल है, 11वीं में है, 12वीं में है, फ्लाइट ऑपरेशंस ज्वाइन करें एज ए पायलट, एज कैबिन क्रू, जो भी है। देखो, अगर आपको पायलट बनना है, इंडिया की बात कर देते हैं। इंडिया में हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, FTOs। इस वक्त डीजीसीए ने करीबन 44 FTOs को, FTO बोला तो जैसे फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग कॉलेज को परमिशन दी हुई है, मान्यता दी हुई है। ये पूरे भारत में इनको छोटे छोटे रनवे, छोटे छोटे एयरपोर्ट एलोकेट कर दिए गए हैं। इनके पास छोटे छोटे हवाई जहाज होते हैं, वो वहाँ से उनमें छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है बच्चों। जेनजी ऐसे ऐसे पायलट ट्रेनिंग के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी मूछें भी नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, महिलाएं भी आती हैं, सॉरी लड़कियां भी आती हैं। तो होता यह है कि आपको पहले ना एक मेडिकल रिटन टेस्ट, इंटरव्यू देना पड़ता है। उसमें देखा जाता है आपका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। एटीट्यूड की बात करता हूं, खुशनुमा होना चाहिए। इट इज विदाउट एनी प्रोफेशनल कोर्स। हाँ, देखो, हर दुनिया में हर जगह अलग अलग तरह के नियम हैं। फिलहाल भारत में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर आप प्योर कॉमर्स हैं या आर्ट्स से हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, आपको अगर हाई प्रेशर, लो प्रेशर पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप प्योर कॉमर्स से हैं तो आप तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस एंड क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट ही होगा नहीं। तो बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ो, अप्लाई करो। छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका एटीट्यूड देखा जाए, खुश रहो। एविएशन के लिए सबसे बड़ी बात है, हमें चाहिए बच्चे जो कि टेंशन में भी मुस्कुराते हैं। दूसरी एप्टीट्यूड की बात होती है। थोड़ा सा एप्टीट्यूड तो होना चाहिए ना। एप्टीट्यूड मतलब आइडिया। कई बच्चे, उनको बोलते हैं दाएं देखो, वो बाएं तरफ देखते हैं, होता है। कई बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप 2000 फीट पे उड़ते हैं, अब 1000 फीट ऊपर चले गए, तो कितने 1000 फीट ऊपर चले गए, वो तुरंत बता नहीं पाते हैं कि 2000 फीट जमा में 1000 फीट, अभी मैं 3000 फीट पहुंच गया। क्विक थिंकर। हाँ, क्विक थिंकर चाहिए। अब उस वक्त हवा में आपको कोई पेपर पेंसिल नहीं देगा, ना ही कोई कैलकुलेटर। थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ 90% क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, हम कहते हैं PPL,
पीपल पायलट्स लाइसेंस, उसमें आपको करीबन 40 घंटे तक एक छोटा जहाज उड़ाना पड़ता है। आपको कहीं से उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। भारत में उसकी पेमेंट समझो 20 लाख के आसपास आ जाती है। किसी भी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करेंगे, 20 लाख आपके, अब आप दें, आपके परिवारजन दें, या आप बैंक से लोन लें। बैंक लोन दे देते हैं, लेकिन बैंक भी लोन तभी देंगे जब शुरुआती 5 लाख आपने दे दिए। उसके बाद बैंक कहेगा ठीक है आप 15 लाख लोन ले लो। शर्तें होती हैं हर बैंक की। उसके बाद आपको CPL करना पड़ता है, कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस। अब देखो CPL 200 घंटे उड़ना है आपको, तो उसमें और आपको 40 लाख, 60 लाख, 55 लाख खर्च करना पड़ेगा। वो पैसा आपके परिवारजन दे सकते हैं, आपको बैंक लोन मिल सकता है, लेकिन बैंक भी बोलेगा ठीक है 50 लाख लोन तभी दूंगा जब पहले 10 लाख आप अपने खुद का पे करो। तो क्या इस देश का जो गरीब जेनजी है वो पायलट बनने का सपना नहीं देख सकता? गरीब बच्चों, आप पायलट बन सकते हो। अगर आपके पिताजी या आपके रिश्तेदार 5 लाख 10 लाख नहीं दे सकते, ज्वाइन इन इंडियन एयरफोर्स। आप में जोश है, जज्बा है। हमें एयरफोर्स में जांबाज, छरहरे नौजवान और शानदार युवतियों की जरूरत है बतौर पायलट। फ्री में ट्रेनिंग है, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। इसके लिए आपको CDS का एग्जाम देना पड़ेगा। एयरफोर्स का एग्जाम दे दीजिए, रिटन टेस्ट होता है, UPSC कंडक्ट करती है, बहुत आसान होता है। 100 में से सारे बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, आप मेरिट लिस्ट में आओ, मेडिकल होगा, एक PABD टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। वीडियो गेम जैसा खेलना होता है, सारे बच्चे पास हो जाते हैं फ्री में। उसके बाद एयरफोर्स में आप बनोगे यंग फ्लाइंग कैडेट, फिर कमीशनिंग के बाद आप बन जाओगे यंग फ्लाइंग ऑफिसर। तनख्वाह भी मिलेगी 1 लाख रुपया इंडियन एयरफोर्स में। ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। अगर आपके माँ बाप आपको पैसा नहीं दे सकते PPL CPL लाइसेंस लेने के लिए, इंडियन एयरफोर्स आप सर्व करो। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स 10 साल 14 साल सर्व करते हैं, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, सिविल एविएशन ज्वाइन करें। अगर आप NDA में जाते हैं, एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं, परमानेंट कमीशन, मैं परमानेंट कमीशन था, NDA में गया, फिर एयरफोर्स एकेडमी में, वहां आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि 20 साल की नौकरी करेंगे। तो आप 20 साल देश की सेवा कीजिए बतौर पायलट, उसके बाद छोड़ के आप स्पाइस जेट, एयर इंडिया ज्वाइन कीजिए। थम्स अप। सर, आप जैसे कि एयरफोर्स, इंडियन आर्मी से हैं आप, अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्लाइट, आपकी जो फ्लाइंग हुई हो, कोई ऐसी स्टोरी रही हो? देखो, अभी आप मूवीज की बात कर रहे थे। मेरा जीवन जो है बतौर फाइटर पायलट सिनेमा का है, जैसा है एक। आप अगली पिक्चर जो बनाएंगे आप कर सकते हैं। मैं बतौर पायलट पहले तो 1974 में 11वीं पास की। हमारे टाइम में 11वीं के बाद हम NDA जा सकते थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया 1975 में, और फिर एयरफोर्स एकेडमी में चले गए हम लोग 1978 में। 79 में कमीशन मिला, और जब पास, हमारा नियम है कि 25 साल की उम्र के पहले आप शादी नहीं कर सकते। तो 1984 में मैंने शादी कर ली। तो मैं आपको एक फिल्मी वाकया बताना चाहता हूं। मेरी शादी हुई 28 अप्रैल 1984 को, और उसके एक दिन बाद ही टेलीग्राम आ गया। उस जमाने में ना ये तो व्हाट्सएप नहीं था। ये तो फिल्मी स्टोरी हो गई। हाँ, तो मेरी शादी हुई 28 अप्रैल 1984 को, और 29 अप्रैल 1984 को टेलीग्राम आ गया। उस जमाने में मैं एक नैट नाम का फाइटर विमान उड़ाता था। निर्मलजीत सेखो, परमवीर चक्रा, 18 स्क्वाड्रन, श्रीनगर। मैं वहीं पर पोस्टेड था। तो 1984 टेलीग्राम आ गया, रिपोर्ट टू यूनिट इमीडिएटली।
तो मैं गया बाजार में, उस जमाने में घर में टेलीफोन में कुछ नहीं होता था, बाजार जाना पड़ता था, पीसीओ आपको कॉल बुक करना पड़ता था पीसीओ से। वो Yes, पैच yes. पैच पैच करके मैंने सीओ से बात की। मैंने कहा सर कल तो मेरा हनीमून है। कहता कल तेरा हनीमून है, डू वन थिंग, 3 दिन बाद आ जा। हाउ स्वीट। तो सीओ साहब सलाम। तो कुल मिला के बात है कि मेरे को 29 अप्रैल 30 अप्रैल को बोला कि ज्वाइन यूनिट इमीडिएटली। क्यों, मैं बताता हूं। सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के साथ टेंशन हो गया था 1984 की अप्रैल में। दर्शकगण, जो 1984 के अप्रैल में सियाचिन ग्लेशियर में उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडियन आर्मी, टेंशन हो गया तो इंडियन एयरफोर्स को बोला स्टैंड टू। तो श्रीनगर में हमारी यूनिट थी, हमें बोला सावधान, ऑपरेशनल रेडीनेस जो प्लेटफॉर्म है उसमें स्टैंड बाय 10, स्टैंड बाय 5 आ जाओ। तो मुझे बुलाया गया था। तो न्यूली मैरिड वाइफ, मैंने सीओ को फोन किया। फिर मैंने कहा सर मैं तो अकेला आ रहा हूं, आप बोल रहे हैं टेंशन है। क्या न्यूली मैरिड वाइफ सिर्फ अभी 96 घंटे हुए हैं फेरे लिए हुए, उसको लेकर आ जाऊं? तो कमांडिंग ऑफिसर बहुत हमारे दयालु थे, रोमांटिक भी थे। ओके। उन्होंने कहा हाँ तू लेके आ जा। तो आई रिपोर्टेड एट श्रीनगर ऑन 4th of April विद माई 6 days, 6 दिन 7 दिन की ब्याही पत्नी। और फिर हम लोग तैयारी में रहे। पूरा मई का महीना हम लोग अलर्ट पे रहे, पूरा जून का महीना 1984 हम लोग अलर्ट में रहे। हमने आर्मी के रिक्वेस्ट पर कुछ मिशंस भी किए। मिशन बोला तो आर्मी ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के MiG-19 आ रहे हैं। वहां पर उनका एक पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस था गिलगित, अभी भी है, स्कार्दू अभी भी है। वहां से पाकिस्तान एयरफोर्स के MiG-19 आते थे 1984 में। वो आके सियाचिन में हमारी जो आर्मी की यूनिट्स है उसके ऊपर चक्कर मार के वापस चले जाते थे। तो आर्मी ने एयरफोर्स को फ़ोन किया कुछ करो। तो एयरफोर्स ने बोला हम क्या करें, श्रीनगर में हैं तो हम एयरफोर्स से सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कॉम्बैट एयर फ्लाइट कर लें। हम बोलते हैं कैप, कॉम्बैट एयर पेट्रोल। तो श्रीनगर से 2 नेट उड़ के जाते थे। हम सियाचिन के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर उड़ते थे। अब नेट की टोटल एंड्योरेंस होती थी करीबन 1 घंटा या 50 मिनट। तो हम 10 मिनट लगते थे श्रीनगर से टेक ऑफ करके सियाचिन तक जाने के लिए। वहाँ हम 40 मिनट ऑर्बिट करते थे कि अगर पाकिस्तानी जहाज आया तो उसका पीछा करेंगे और उसको शूट डाउन करेंगे। ओके, इट्स काइंड ऑफ पेट्रोलिंग कि अगर पाकिस्तानी इंट्रूडर आया तो हम घूम रहे हैं, हम वहाँ से पाकिस्तानी जहाज का पीछा करेंगे, उसको शूट डाउन करेंगे। और फिर तब तक 15 मिनट का पेट्रोल बचा है। ATF, एविएशन टर्बाइन, हम लोग वापस आ जाते थे, लैंड करते थे। फिर सीओ कहते थे तू घर जा। मैं घर आता था और फिर मात्र 15 दिन की बिहाई पत्नी को लेके डल लेक घूमने चला जाता था। नाइस। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया सर से बात करके। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए India.com के साथ।